नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। इस भाग में हम लोग हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और हिस्ट्री और फिर पॉलिटिक्स साथ साथ हम लोग चलते हैं। इम्पॉर्टेंट कुछ करंट न्यूज इत्यादि रहेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री के जो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य साम्राज्य। ओके, मौर्य डायनेस्टी पर डिस्कस करना है क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में आप लोग भी देखे होंगे कि नंद वंश पढ़े थे। नंदा डायनेस्टी जो मगध के उत्कर्ष में, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हम लोगों ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश देखा था। नंद वंश के पश्चात मौर्य साम्राज्य आएगा यानी मौर्य वंश आएगा। अब यहाँ पर यह मौर्य वंश मगध पर देखा जाए तो चौथा राजवंश है। पहला राजवंश हर्यक वंश था। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, सारा आगे का आप लोग देख लीजिएगा क्रम से। इसके बाद शिशुनाग वंश है, इसके बाद नंद वंश है और चौथा मौर्य वंश है और उसी के नाम पर मौर्य डायनेस्टी या मौर्य साम्राज्य पड़ा। ओके, अब यह जो चौथा राजवंश मौर्य राजवंश था यानी मौर्य डायनेस्टी जो मगध पर इस्टेब्लिश होते हैं या मगध पर अधिकार करते हैं, तो इनके समय में जो भारत का जो साम्राज्य है, भारत का साम्राज्य न कि ये मगध का साम्राज्य सबसे बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि इस मौर्य डायनेस्टी में जो राजा हुए बड़े पावरफुल थे, बड़े शक्तिशाली थे और इसी वंश का जो राजा सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक के समय में सबसे अधिक या सबसे बड़ा साम्राज्य था। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा प्राचीन भारत का साम्राज्य किसका था, तो वह था सम्राट अशोक का, जो मौर्य वंश का शासक था। ओके, कलिंग विजय करके उसने सबसे बड़े दक्षिण में जो दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों पर कलिंग यानी उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता था, वर्तमान उड़ीसा स्टेट में कलिंग साम्राज्य या कलिंग राजवंश, उसको विजित करके मौर्य डायनेस्टी या मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। ओके, जिसका उल्लेख उसके अभिलेख के शिलालेख के 13वें शिलालेख पर मिलता है, उसके अभिलेख के 13वें शिलालेख में मिलता है। ओके, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए इस मौर्य साम्राज्य चौथा जो वंश है, डायनेस्टी है, इस पे कौन कौन राजा थे इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्रम भी जानना जरूरी है। क्रम नहीं जब आप जानते हैं तो फिर राजाओं के बारे में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है कि कौन राजा कब था, कौन राजा कब था। फिर क्रमशः वो राजा कौन थे, अंतिम राजा कौन था। तो आप एक दो राजाओं के बारे में, संस्थापक के बारे में बस जान पाते हैं, अंतिम राजा के बारे में जान पाते हैं, या तो आप बीच के एक आध जो पावरफुल रूलर हैं या राजा हैं, शासक हैं, उनके बारे में ही जान पाते हैं। तो एक सिस्टमेटिक क्रम या तरीका जो पढ़ने का होता है, तभी समझ में बातें आती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को पहले मौर्य साम्राज्य के जो राजा हैं उन राजाओं के बारे में हम लोग देख लेंगे, कौन राजा कब से कब तक शासन किए। ओके, तो मौर्य साम्राज्य या मौर्य डायनेस्टी का जो समय काल है, टाइम पीरियड है 322 से 184 ईसा पूर्व। ये आप जानते रहिएगा, इनका टाइम पीरियड 322, कहीं कहीं आपको 323 भी मिलेगा तो कोई बात नहीं है पुराणों के अनुसार। तो 323 अथवा 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल था मौर्य साम्राज्य का। ओके, और इस वंश का जो फर्स्ट राजा था, पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य था और यही संस्थापक भी था। ओके, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पर पहले देख लें। चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका टाइम पीरियड था, शासन काल था 322 से 298 ईसा पूर्व। ओके, इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट। इसके बाद राजा आता है इसका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है, शासन काल 298 से 273 ईसा पूर्व। ओके, इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है अगला सम्राट अशोक, सबसे इंपॉर्टेंट राजा है और यह बिंदुसार का पुत्र था। इसका जो टाइम पीरियड है 273 से 232 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट है। अशोक का आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका शासन काल कब से कब था, तो 273 से 232 ईसा पूर्व तक था। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अशोक के बाद आते हैं राजा दशरथ। ओके, जो राजा होता है उसका नाम दशरथ रहता है। इसका जो टाइम पीरियड है, शासन काल है 232 से 224 ईसा पूर्व। ओके,
अगले राजा हैं संप्रति। राजा संप्रति थे और यह शासन करते हैं 224 से 215 ईसा पूर्व तक। इनका जो टाइम पीरियड है शासन काल का 224 से 215 ईसा पूर्व। ओके, एकदम क्रम से। इसके बाद संप्रति के बाद शालीशुक राजा बनते हैं और इनका टाइम पीरियड है शासन काल है 215 से 202 ईसा पूर्व। ये इंपॉर्टेंट बातें। ओके, इसके बाद आते हैं देववर्मन। शालीशुक के पश्चात देववर्मन राजा बनता है और यह शासन करता है 202 से 195 ईसा पूर्व। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, देववर्मन का शासनकाल 202 से 195 ईसा पूर्व है। इसके बाद आते हैं देववर्मन के पश्चात शतधनवा अथवा बहुत बुकों में आपको मिलेगा इनका नाम शतधनवा का शतधनुष। ओके, लेकिन इनका शुद्ध नाम था शतधनवा, राजा शतधनवा अथवा शतधनुष। ओके, इनका जो टाइम पीरियड है शासन काल है वह 195 से 187 ईसा पूर्व है। ओके, इंपॉर्टेंट, 195 से 187 ईसा पूर्व है। अंतिम जो राजा है बृहद्रथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ओके, बृहद्रथ, इनका शासन काल है, इन्होंने शासन किया 187 से 184 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व इसलिए कि डेट घटते आती है, आप लोग डेट के बारे में पढ़े ही होंगे। ओके, और फिर डेट से पर एक नया हम क्लास या लेक्चर आप लोगों को दे देंगे या वीडियो उस पर बना देंगे। तो यह बृहद्रथ 184 ईसा पूर्व तक था और 184 ईसा पूर्व में इस मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य इंड हो गया, समाप्त हो गया। और समाप्त करने वाला जो राजा था पुष्यमित्र शुंग था। तो पुष्यमित्र शुंग जबकि ब्राह्मण थे, वह बृहद्रथ के राज दरबार में मंत्री पद पर थे। ओके, सेनापति भी थे और उनके द्वारा इस बृहद्रथ की हत्या कर दी गई और बृहद्रथ की हत्या करने के पश्चात वह मगध पर पुष्यमित्र शुंग नाम था, इसीलिए वह अपने टाइटल के अकॉर्डिंग शुंग वंश की स्थापना की। ओके, और वह पहला प्राचीन भारत का ब्राह्मण वंश था या ब्राह्मण राजवंश था। ओके, इस प्रकार बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था या राजा था जो 187 से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो यह सूची है, आप लोग लिख लीजिएगा कि मौर्य साम्राज्य के राजाओं की जो सूची है, और इसको आपको देखने से पढ़ने में, मौर्य डायनेस्टी पढ़ने में आसानी हो रहेगी और आसानी से आप कौन राजा पहले आया, कौन उसके बाद आया, चंद्रगुप्त के बाद कौन आया, यहाँ तक अशोक और दशरथ तक तो आप लोग जानते हैं। लेकिन इस नीचे के नाम संप्रति, शालीशुक, देववर्मन और शतधनवा या शतधनुष के बारे में आपको जानकारी नहीं रहती है, बस बृहद्रथ तक ही आप लोग जान पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा पढ़ने में आप लोगों को आसान रहेगा, समझने में भी आसान रहेगा और यह भी आप लोग जान जाएंगे कि मौर्य डायनेस्टी में कुल कितने रूलर यानी राजा हुए। ओके, तो अब हम लोग आते हैं एक एक राजाओं को देख लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उनसे जो रिलेट है, संबंधित है, उनको हम लोग देख लेते हैं। ओके, मौर्य वंश के संस्थापक जो पहले राजा हैं उन पर हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, विस्तृत डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो वह पहले राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, जिनका शासन काल था 322 से 298 ईसा पूर्व यानी बीसी। ओके, तो 298 ईसा पूर्व अथवा बीसी बिफोर क्राइस्ट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यह चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे, यानी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यह मौर्य वंश की जो स्थापना मगध पर किया कौटिल्य की सहायता से। ओके, कौटिल्य की सहायता से। अब यहाँ एक प्रश्न यह है कि कौटिल्य थे कौन? तो कौटिल्य का नाम चाणक्य भी था, चाणक्य के नाम से भी फेमस थे। इसके बाद विष्णुगुप्त भी इनका नाम था। इस प्रकार विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य नाम से प्रसिद्ध थे और बहुत प्रकांड विद्वान थे। और आप लोग जानते भी होंगे तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, प्राचीन भारत का जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय था,
और अब पाकिस्तान में चला गया है। तक्षशिला जो स्थान है वो पाकिस्तान देश में चला गया है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के यह आचार्य थे। ओके, तो वहां के यह आचार्य भी थे, इतने प्रकांड विद्वान थे। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कौटिल्य रहने वाले मगध के पास कुसुमपुर के थे और एक बार यह अपने घर आए थे। उस समय मगध पर नंद वंश के शासक घनानंद थे, जो अंतिम शासक थे। ओके, यज्ञशाला का आयोजन कर रहे थे, यानी यज्ञ का आयोजन वो करवा रहे थे। तो यज्ञशाला में जब इनको पता लगा कि मगध के राजा यज्ञ करवा रहे हैं, तो अब विद्वान व्यक्ति, प्रकांड विद्वान, संस्कृत विद्या के, ओके, तो यह जाकर के यज्ञशाला में इनको यह लगा कि चले हम भी अपने राजा के जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट हो लेते हैं। और वहां जाकर के जो यज्ञशाला था, वहां पर जो मुख्य पुरोहित का आसन बना हुआ था, वहां जाकर के उस आसन पर ये जाकर के बैठ गए, आसीन हो गए। जब इस बात की जानकारी राजा को हुई, घनानंद को, कि और इनका चेहरा थोड़ा क्रूप था, देखने में अच्छे नहीं लगते थे, भद्दे थे, लेकिन विद्वान थे। बौद्धिक ज्ञान यानी विद्वता कूट कूट कर भरी थी। और उस समय किसी यूनिवर्सिटी का, और यह समय देखिए, यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, यानी 4th सेंचुरी BC ईसा पूर्व में कोई विद्वान यूनिवर्सिटी का यानी विश्वविद्यालय का आचार्य हो। ओके, यह बहुत बड़ी बात है, इतनी विद्वता थी इनके में। और यह जाकर के बैठ गए यज्ञशाला पे मुख्य पुरोहित के आसन पर। तो जब इस बात की जानकारी राजा घनानंद को हुई, तो घनानंद ने आदेश दिया कि यज्ञशाला से इन्हें बाहर कर दिया जाए, बाई फोर्स, बलपूर्वक, यानी धक्का दे करके इन्हें वहां से यज्ञ एरिया से इनको बाहर कर दिया जाए। तो उनके जो सैनिक थे, संतरी थे, सिपाही थे, वह कौटिल्य का अपमान करते हुए वह यज्ञशाला से बाहर कर दिए और यह नाराज हो गए और नाराज होकर के वहां से चल दिए मगध से। और बदला लेने के लिए इन्होंने प्रण किया कि घनानंद का यानी नंद वंश का मैं इरेडिकेट जब तक नहीं कर दूंगा, यानी उन्मूलन या समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं शांति पूर्वक नहीं बैठूंगा। ओके, तो फिर मगध से यह चल दिए तक्षशिला के लिए। और फिर मगध से जब बाहर निकलते हैं तो पास में ही चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लेते हैं और एक शिकारी से जंगल में हुआ राजकीलम नामक खेल खेल रहे थे। राजकीलम मतलब होता है बच्चे जो खेलते हैं, चोर सिपाही। और यह चंद्रगुप्त मौर्य राजा का जो रोल अदा कर रहा था और जस्टिस, न्याय कर रहा था। ओके, तो जब यह बात देखे तो इनको लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के भविष्य में इस तरह का दिख रहा है कि यह राजनयन करेगा, यानी राजा बनने का इसके में क्वालिटी दिख रही है, गुण दिख रहा है। इसलिए उस शिकारी से 1000 करसापड़ में इस चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद करके लेकर के तक्षशिला चले गए और तक्षशिला ले जाकर के इसे सैन्य शिक्षा में प्रवीण किए, यानी सैनिक शिक्षा दिए, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिए। और वहां पर एक विशाल सेना चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संगठित किए और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मगध पर आक्रमण कर दिए। ओके, और मगध पर आक्रमण करके मगध वंश के जो राजा थे अंतिम, घनानंद अथवा घननंद को पराजित कर नंद वंश का समाप्त कर दिए। ओके, या नंद वंश का इन्होंने मगध से समापन कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मगध में नंद वंश का अंत हो गया और फिर उसके स्थान पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य बने। ओके, और फिर कौटिल्य जी जो थे, चाणक्य थे, इनके अमात्य बने, यानी प्रधानमंत्री बने। ओके, और सारी प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित उन्होंने किया। और फिर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कौटिल्य की यही विशेषता थी कि यह तक्षशिला के आचार्य थे और इनकी सहायता से, सहयोग से यह चंद्रगुप्त मौर्य जो है, यह मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध पर किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम को लेकर के जो यूनानी जो विद्वान है, यात्री है, वह चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस बताते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, सेंड्रोकोटस। और कौन कौन बताते हैं? एरियन, स्ट्रैबो और जस्टिन। तो यूनानी विद्वान एरियन, स्ट्रैबो और जस्टिन
चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस बताते हैं। ओके, अब आगे चल करके अंग्रेज विलियम जोन्स सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है कि जो सेंड्रोकोटस राजा था वह चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म को लेकर के या जाति को लेकर के बड़ा ही विवाद है। ओके, कुछ लोग मानते हैं कि इनकी माता शूद्र थी। ओके, इसलिए यह शूद्र वंश से बिलोंग करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि वैश्य वर्ण से बिलोंग करते थे। कुछ लोगों का जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय वर्ण का बताया गया है। तो एटलीस्ट इस विवाद में नहीं पड़ना है आप लोगों को, बस इतना जानते रहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य अंत में जो डिसीजन आता है, अंतिम निष्कर्ष, उस पर हम चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का ही माना गया है। ओके, तमाम विचार या वैचारिक मतभेद के बाद जो अंत में डिसीजन निकलता है वह यह निकलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वर्ण का था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो मौर्य टाइटल लगी है नाम के साथ, तो ऐसा माना जाता है कि यह जिन क्षेत्रों के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में मोर अधिक रहते थे, इसके आधार पर मोरी कह के पुकारा जाता था और यह मौर्य टाइटल हो गई। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस से की थी और इसे ही कहा था कि यही चंद्रगुप्त मौर्य है। आगे चलते हैं। इसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा तो फिर साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया और साम्राज्य विस्तार में सबसे पहला काम किया उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर। उत्तर पश्चिम क्षेत्र से तात्पर्य है कि पाकिस्तान का बेल्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों में, और उस समय उधर से ही विदेशियों के आने का एकमात्र स्थल मार्ग से रास्ता था। ओके, और आज भी स्थल मार्ग से उधर से ही है। तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में, क्योंकि जब घनानंद थे और सिकंदर को हम लोग पढ़े तो सिकंदर झेलम नदी तक आ चुका था, सप्त संध्या प्रदेश तक, चेनाब और झेलम नदी तक, झेलम यानी वितस्ता नदी के पास उसने पोरस से युद्ध किया और फिर वहां से वापस चला गया था। ओके, उसके आगे नहीं आया। तो मगध पर नंद वंश के राजा थे। तो जब वापस गया तो वह अपने सेनापतियों की नियुक्ति कर दी और जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा तो सिकंदर का जो सेनापति उस समय था सेल्यूकस निकेटर था। ओके, सेल्यूकस के नाम से ज्यादा फेमस है, पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले 305 ईस्वी में उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर ही आक्रमण करके वहां से यूनानियों के अधीन यानी जो क्षेत्र था उस पर विजय प्राप्त की। तो 305 ईस्वी में आक्रमण किया और सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ और फिर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से ट्रीटी कर ली यानी संधि कर लिया। ओके, और संधि कर लिया तो संधि में क्या दिया? पहला पॉइंट है 4 प्रांत उसके अधीन जो थे मगध राजा को दे दिया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत मिले। नंबर 1 काबुल, नंबर 2 कंधार, नंबर 3 हेरात और नंबर 4 बलूचिस्तान और मकरान का बेल्ट। ओके, यह 4 प्रांत मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके बाद सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया, यानी यूनानी राजकुमारी से विवाह करने वाला प्राचीन भारत का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। बहुत इंपॉर्टेंट है बातें, फैक्ट्स, तथ्य एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि यूनानी राजकुमारी से विवाह करने वाला प्राचीन भारत का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, हेलेना से वह विवाह किया। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत थे मेगास्थनीज, ओके, इनको मगध यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा। कौन भेजा? सेल्यूकस ने भेजा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद एक पॉइंट और है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अब क्या किया भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने अब क्या किया कि 3 चीज तो 4 प्रांत ले लिया सेल्यूकस से, उनके पुत्री हेलेना से विवाह किया और उनका जो एम्बेसडर थे, राजदूत थे मेगास्थनी को मगध में स्थान दिया यानी मगध भेजे। इसके बाद चंद्रगुप्त ने 500 एलिफेंट यानी 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिया, भेंट दिया। ओके,
तो यह कंडीशन था इस सेल्यूकस निकेटर से जो ट्रीटी हुई थी संधि, तो इस संधि में इतनी बातें थी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि हेलेना से किस राजा का विवाह हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था, जो फाउंडर है मौर्य वंश का संस्थापक। ओके, इसके बाद अगला युद्ध देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर, गुजरात के क्षेत्रों पर आक्रमण किया और उसे विजित किया। और इस युद्ध के बारे में जानकारी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख से मिलता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जूनागढ़ अभिलेख हमेशा पूछा जाता है और जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और इस अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ का प्रांतपति चंद्रगुप्त मौर्य इस क्षेत्र को जीतने के पश्चात यहाँ का जो प्रांतपति यानी गवर्नर बनाया था, नियुक्त किया था, पुष्य गुप्त को बनाया था। तो पुष्य गुप्त को यहाँ का गवर्नर बनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सौराष्ट्र क्षेत्र का यानी गुजरात क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की सुविधा के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्य गुप्त ने, जो इनका गवर्नर था, इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और इस बात की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ओके, तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्य गुप्त, जो वहां का प्रांतपति था, गवर्नर था, वह सौराष्ट्र प्रांत के नाम से जाना जाता था उस समय गुजरात, वहां पर इसका निर्माण करवाया सुदर्शन झील का। ओके, और इस बात की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। एग्जाम में हमेशा आपसे पूछा जाता है कि जूनागढ़ सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति कौन था, तो पुष्य गुप्त था। ओके, ये इंपॉर्टेंट बातें। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हम लोग, दक्षिण भारत में आक्रमण। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण भी इन्होंने किया और दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, इस बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ से मिलती है, तमिल ग्रंथ के अहनानूर और पुरनानूर से। ओके, वह तमिल भाषा में था, तो तमिल लैंग्वेज में तमिल ग्रंथ से मिलता है। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन राजा मोहर था। ओके, तो राजा मोहर था, राजा मोहर को पराजित किया और दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया। लेकिन दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों पर यह अधिकार नहीं कर पाया था, जैसे चेर, चोल, पांड्य और सारीपुत्र, जो यह क्षेत्र एकदम सुदूर दक्षिण में थे, यह सुदूर दक्षिण में था। यह चेर, चोल, पांड्य और सारीपुत्र, केरलपुत्र, तो यह पश्चिम और पूरब के तट पर यह अधिकार नहीं कर पाया था। इन क्षेत्रों पर चेर, चोल, पांड्य और सारीपुत्र थे केरल के क्षेत्रों में। और इसके बाद उड़ीसा के क्षेत्रों में कलिंग राज्य पर भी अधिकार यह नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी साउथ के क्षेत्रों पर भी इसने राजा मोहर को पराजित करके इसके अधीन जितने क्षेत्र थे उस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त का मौर्य का एक विस्तृत साम्राज्य हो गया। ओके, और उसकी एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था को कौटिल्य यानी चाणक्य के सहयोग से इसने स्थापित किया। ओके, तो कौटिल्य का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस मौर्य साम्राज्य के स्थापना में, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, और एक विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था को सेटअप किया, स्थापित किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन काल के अंतिम समय में, ऐसा माना जाता है कि मगध के क्षेत्रों में 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया। ओके, ठीक है, ये बातें तो अलग है, 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। लेकिन इस दौरान इसने क्या किया कि जैन जो साधु थे, यानी जैन भिक्षु या जैन सेंट सन्यासी मोनकर, भद्रबाहु, जैन साधु जो भद्रबाहु थे, इनके संपर्क में आकर के यह जैन धर्म को एडॉप्ट कर लिया। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को एडॉप्ट कर लिए और ऐसा पता लगता है कि मगध के क्षेत्रों में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा और उसी दौरान भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य राजपाट छोड़ करके और राजपाट अपने बेटे को सौंप करके बिंदुसार को दे करके भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए और दक्षिण भारत में
श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे चले गए। वर्तमान में यह श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ओके, और श्रवणबेलगोला के पास चंद्रगिरी की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जाकर के सलेखना विधि, सलेखना विधि क्या होता है भाई? सलेखना विधि यह सलेखना विधि जैन धर्म में तपस्या की एक विधि है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो जैन धर्म में सलेखना की यानी उपासना की एक विधि है जिसे सलेखना कहते हैं। और इस सलेखना विधि में काया क्लेश यानी शरीर को बड़ा कष्ट दिया जाता है, यानी तपस्या पर विशेष बल दिया गया है मोक्ष प्राप्ति के लिए। ओके, तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी आप कह सकते हैं कि सलेखना एक प्रकार की विधि है जो जैन धर्म में है, जिसके द्वारा कठोर या कठिन तपस्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का एक मार्ग है, साधन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर जाकर के श्रवणबेलगोला में जो मैसूर के पास है, वर्तमान कर्नाटक राज्य में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर जाकर के सलेखना विधि के द्वारा उन्होंने तपस्या किया और उसी जगह प्राण त्याग दिया, यानी उसी जगह उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार इनकी मृत्यु 298 में हो गई। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया और यह मौर्य वंश का संस्थापक था और इसने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, देख लिए हैं। ओके, अब हम लोग प्रारंभ करते हैं बिंदुसार। ओके, तो बिंदुसार के बारे में हम लोग प्रारंभ करते हैं और बिंदुसार के बारे में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या लाइन यह है कि बिंदुसार एक ऐसे पावरफुल रूलर का बेटा था, चंद्रगुप्त जैसे महान राजा, पावरफुल शक्तिशाली राजा का बेटा था। और फिर चंद्रगुप्त की भी सबसे महान उपलब्धि यह रही है कि यह इसका बिंदुसार, शासक बिंदुसार का जो महत्व इतिहास में इसलिए है कि सम्राट अशोक जैसे शासक का पिता होने का इसे गौरव प्राप्त है। यह भी अपने आप में एक अद्वितीय घटना है कि बिंदुसार का बेटा जो सम्राट अशोक हुआ वह इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। ओके, तो इस प्रकार बिंदुसार ऐसे बीच की कड़ी है कि इसका पिता भी पावरफुल शक्तिशाली राजा और फिर इसका जो सन था, पुत्र था सम्राट अशोक, वह और शक्तिशाली राजा। अब रह गई बात बीच की जो कड़ी है कि बिंदुसार क्या पावरफुल या शक्तिशाली रूलर नहीं था, शासक नहीं था, तो ऐसी बात नहीं है। बिंदुसार भी एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन कंपैरिजन अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य और कंपैरिजन अपने पुत्र सम्राट अशोक की तुलना में इसका पावर, इसकी शक्ति कम थी। ओके, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बिंदुसार के बारे में। इसके बाद बिंदुसार अपने पिता के पश्चात, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा और 227 ईसा पूर्व तक यह शासन किया। लगभग इतिहास में 25 वर्ष तक, यानी मौर्य साम्राज्य में या मौर्य शासकों के जो सीरीज है, क्रम है, उसमें 25 वर्ष तक यह शासन किया। तो मौर्य साम्राज्य यानी मगध का जो शासक था मौर्य साम्राज्य का, बिंदुसार, वह लगभग 25 वर्ष तक शासन किया। ओके, और सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी भी ये है कि 22 वर्ष के उम्र में यह शासक बना या गद्दी पर बैठा। ओके, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम दुर्धरा था। इनकी माता का नाम दुर्धरा था। ओके, और माता का नाम दुर्धरा था और पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। ओके, अब यहाँ पर दुर्धरा और माता दुर्धरा थी, तो इतिहास में कुछ कहानियां भी प्रचलित है कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। इसके पीछे एक कहानी यह है, बहुत शार्ट में आप लोगों को बताएंगे। कहानी यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे, कह लीजिए अमात्य थे, या फिर कह लीजिए कि सर्वे सर्वा या प्रमुख थे, जिनके माध्यम से या जिनके सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया।
वह थे महान कूटनीतिज्ञ विद्वान चाणक्य। ओके, और चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य भी था। तो इतने महान व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थे और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कर रहे थे, और वह साम्राज्य स्थापना के पश्चात प्रधानमंत्री के पद पर भी नियुक्त हुए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो उनके अमात्य थे कौटिल्य बहुत दूरदर्शी थे। कभी कभी ऐसा होता था कि लोग राजा को यानी राजा लोगों को लोग विषपान भी, खाने में विष इत्यादि भी दे देते थे। इसलिए कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को खाने में थोड़े थोड़े एक क्वांटिटी में, एक मात्रा में विष भी देते थे। और उस समय खाने के समय, भोजन के समय कौटिल्य हमेशा रहते थे, और उसके पश्चात उस समय या उस पीरियड में कह लीजिए कोई महारानी इत्यादि एंट्री नहीं करता था या कोई नहीं रहता था। ओके, तो रानी जो महारानी दूरधरा थी, इनको थोड़ा शंका हुई कि आखिर में जो प्रधानमंत्री हैं कौटिल्य जी हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों जब महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य जब लंच करते हैं या खाने पर जाते हैं तो वह साथ रहते हैं और किसी को वहां पर आने नहीं देते हैं, बात क्या है। और एक दिन ऐसा पता लगता है कि दूरधरा ने यह तय किया कि आज हम यह देख करके ही रहेंगे, कि प्रतिज्ञा किया कि आज हम ये जान करके रहेंगे कि आखिर करते क्या है जब वह लंच करते हैं या फिर भोजन करते हैं, तो फिर ये अमात्य वहां क्या करते हैं। ओके, तो फिर एक बार उन्होंने मंत्री को यह कहा कि जब राजा भोजन करने आए, ओके, तो फिर उस समय आप प्रधानमंत्री कौटिल्य को राज दरबार में बुला लाना। ओके, तो यह चाल उन्होंने चला कि जब कौटिल्य चले जाएंगे उस समय हम पहुंच जाएंगे कि आखिर में देखें कि इनको भोजन में कौटिल्य क्या देते हैं। तो जब शासक चंद्रगुप्त मौर्य के खाने का समय हुआ, भोजन करने का समय हुआ, तो फिर मंत्री ने आकर के, संतरी ने आकर के कौटिल्य जी से यानी प्रधानमंत्री जी से कहा कि आपको राज दरबार में बुलाया गया है, बहुत जरूरी काम है। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने खाने में क्या है कि जल्दी से अपने जेब में से पॉइजन विष निकाले और खाने में मिला दिए और फिर जल्दी से चले गए कि आ जाएंगे हम। लेकिन इतने में जब तक राजा पहुंचते यानी चंद्रगुप्त पहुंचते, भोजन करते, और तब तक जो महारानी दूरधरा थी वह जा करके देखी भोजन, सारे 56 प्रकार के डिश, और उनको कहा, उन्होंने देखा कि ये तो सामान्य सा वही भोजन है जो बना है भोजनालय में, आखिर में ये बात क्या है। तो उन्होंने खाने को टेस्ट कर लिया, चख लिया। ओके, और चखने के बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत यानी हालत बिगड़ गई और विष पूरे बॉडी में, शरीर में फैल गया। और ऐसे समय बिंदुसार उनके गर्भ में था, और जब इस बात की जानकारी कौटिल्य को हुई तो उन्होंने क्या किया, आनंद फानंद में शल्य क्रिया के द्वारा यानी सर्जरी के द्वारा इस बिंदुसार यानी बच्चे को, बेटे को तो बचा लिए, लेकिन दूरधरा मां जीवित नहीं बच पाई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार इस बिंदुसार यानी बालक के भी शरीर पर जो विष का जो आप कह लीजिए कि असर या इफेक्ट पड़ा, जिसके कारण इनके शरीर पर बिंदु बिंदु सा दाने उभर आए थे, इसी कारण इनका नाम बिंदुसार पड़ा। और यह शॉर्ट कहानी थी, स्टोरी थी बिंदुसार के बारे में। अब इसमें कितनी सच्चाइयां ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन में भी सच्चाई हो भी सकती है। ओके, आगे बढ़ा जाए तो बिंदुसार की माता का नाम दूरधरा था, और बिंदुसार 22 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। 22 वर्ष की अवस्था में यह शासक बने। ओके, 22 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पर बैठे, 25 वर्ष तक शासन किए। इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे, माता का नाम दूरधरा था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यूनानी ग्रंथों में। अब बिंदुसार का नाम क्या क्या मिलता है, यूनानी जो विद्वान है, स्कॉलर है, वह क्या करते हैं, पुराणों में क्या मिलता है, किस नाम से और उपनाम क्या दिया गया है, तो वो हम लोग देख रहे हैं। यूनानी ग्रंथों में इसे अमित्र केटस कहा गया है। यूनानी ग्रंथ का से तात्पर्य है कि यूनानी जो स्कॉलर है, यूनानी विद्वान, ओके, इन्हें किस नाम से पुकारते हैं, अमित्र केटस के नाम से। और वायु पुराण में इनका नाम भद्रसार बताया गया है, बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। जबकि जैन ग्रंथ में इन्हें सिंहसेन कहा गया है, और एक नाम और इनका मिलता है अमित्रघात।
अमित्रघात से तात्पर्य है शत्रुओं का नाश करने वाला, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके, इस प्रकार इनका नाम क्या क्या है? अमित्रकेटस, अमित्रघात, भद्रसार, सिंहसेन, बिंदुपाल। ओके, तो ये सब इनके नाम है। लेकिन अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित नाम है वह बिंदुसार है, और जिस नाम से यह प्रसिद्ध हुए वह नाम बिंदुसार है। ओके, तो बिंदुसार गद्दी पर बैठे और अपने साम्राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ किए, और अपना जो साम्राज्य था उसकी सीमाएं भी इन्होंने बहुत ही दूरदर्शिता पूर्वक और सेना के माध्यम से बाई फोर्स उसे सुरक्षित किया। ओके, सबसे बड़ी बात है उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र से तात्पर्य है जो पाकिस्तान के तरफ का जो क्षेत्र था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो इधर का जो बेल्ट था, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बेल्ट था, यह भी भारतीय सीमा में आता था। ओके, और यह सीरिया तक का प्रांत था। तो इधर का जो क्षेत्र था इसकी सीमाओं को इन्होंने सुरक्षित किया, और ये मगध है, मगध आज पटना यानी बिहार में है। तो यह सीमाओं को या इनका साम्राज्य या इसकी सीमा को सुरक्षित इन्होंने किया। एक कलिंग है, ये दक्षिण के राज्य जो थे चेर, चोल, पांड्य स्वतंत्र थे, तो इन सीमाओं को सुरक्षित किया, इतने बड़े साम्राज्य को सुरक्षित किया। इसके बाद वैदेशिक संबंध भी स्थापित किए, यानी जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन इन्होंने अच्छा रखा, क्योंकि इनके पिता के ही समय में जो इधर सिकंदर थे, सिकंदर के जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे, उसे पराजित करके इन क्षेत्रों को अधिकार किए थे। इसलिए बिंदुसार के समय में भी जो इंटरनेशनल रिलेशन थे, संबंध थे, वह मधुर थे, मित्रवत थे। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया जाए कि किस देश के साथ इनका संबंध अच्छा था। तो यूनान के क्षेत्र में एक सीरिया देश पड़ता था, वहां का शासक एंटियोकस था। ओके, एंटियोकस था। एंटियोकस से इनका बिंदुसार का बहुत ही मधुर संबंध था, और एंटियोकस ने क्या किया कि अपने एम्बेसडर यानी राजदूत डाईमेकस, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, डाईमेकस को मौर्य राज दरबार में भेजा। ओके, इंपॉर्टेंट है, डाईमेकस को मौर्य राज दरबार में भेजा, और फिर आया तो फिर पत्रों का आदान प्रदान हुआ, और इसके बाद मौर्य शासक बिंदुसार ने इस डाईमेकस के माध्यम से, इस राजदूत के माध्यम से, या एंटियोकस राजा सीरिया के राजा से क्या मांग की? सूखी अंजीर। ओके, सूखी अंजीर की मांग की, मीठी मदिरा, ओके, स्वीट वाइन की मांग की। इसके बाद सोफिस्ट से तात्पर्य दार्शनिक या विद्वान। ओके, यह तीन वस्तुओं की मांग की, या तीन चीजें उन्हें इस राजा से, एंटियोकस से मांगा। तो एंटियोकस राजा ने सूखी अंजीर तो भेज दी, मीठी मदिरा भेज दी, ये दो चीजें भेज दिया, लेकिन सोफिस्ट यानी दार्शनिक नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि सीरिया के राजा एंटियोकस ने यह कालवा भेजा कि यह सूचना या मैसेज दिया कि भाई सीरिया देश के अकॉर्डिंग या सीरिया देश के कानून के यह अनुकूल नहीं है। सीरिया देश का कोई विद्वान किसी देश में भेजा नहीं जाता है, अथवा उसका क्रय विक्रय नहीं होता है। ओके, इस प्रकार सोफिस्ट नहीं भेजा, ध्यान रखना है, जबकि सूखी अंजीर और मीठी मदिरा उसने भेज दिया। और किनके लिए भेजा? बिंदुसार के पास भेजा। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। तो आगे हम लोग अगला पॉइंट पर चलते हैं। तो यह तो सीरिया के साथ संबंध हुआ, सीरिया के राजा एंटियोकस के साथ संबंध हुआ। इसके बाद मिस्र के शासक के साथ भी इनका अच्छा संबंध था, मधुर संबंध था। और मिस्र का जो राजा था फिलाडेल्फ सेकंड था, यानी फिलाडेल्फ द्वितीय था। ओके, फिलाडेल्फ द्वितीय ने भी अपने राजदूत यानी एम्बेसडर डायोनीशियस को भेजा। इंपॉर्टेंट है, अपने राजदूत डायोनीशियस को भेजा। कहां भेजा? मगध राज दरबार में। मगध राज दरबार से तात्पर्य है मौर्य शासक बिंदुसार के राज दरबार में भेजा। इस प्रकार इस मिस्र के राजा के साथ और सीरिया के राजा के साथ मौर्य शासक का संबंध मधुर था। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, यानी आजीवक संप्रदाय में यह विश्वास करता था। और इसके राज दरबार में अथवा इसके समकालीन पिंगलवास नामक भविष्य वक्ता रहता था। भविष्य वक्ता से तात्पर्य है ज्योतिष का ज्ञाता, विद्वान। ओके, उनका नाम पिंगलवास था।
और यह भी आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। ओके, तो आजीवक संप्रदाय का मानने वाला या आजीवक संप्रदाय का जो विद्वान था ज्योतिष का पिंगलवास जो भविष्य वक्ता था, इनके राज दरबार में रहता था, यह इनका समकालीन भी था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके समय में तक्षशिला में, अब इनके समय में जो इनका बेटा सम्राट अशोक आगे बना, यानी अशोक जो था वह अवंती प्रांत का, अवंती प्रांत से तात्पर्य यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र, अवंती जो उज्जैनी उसकी राजधानी थी। ओके, यहाँ का यह क्या था, यहाँ का यह गवर्नर नियुक्त किया गया था, यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसके समय में तो क्या हुआ, इसके समय में इसके यहाँ का गवर्नर था और इसके समय में इस प्रांत में बहुत ही शांति व्यवस्था, यानी अवंती क्षेत्र में बहुत ही शांति व्यवस्था स्थापित रही या शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह सफल रहा। ओके, अगला पॉइंट यह है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, तक्षशिला में विद्रोह हुआ और तक्षशिला आज पाकिस्तान में है, तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा, अशोक के नेतृत्व में सेना भेजी। ओके, तो अशोक के नेतृत्व में सेना भेजी। इस प्रकार अशोक जाकर के तक्षशिला में इस विद्रोह को दबा दिया। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे यह है कि बिंदुसार ने के राज्यसभा में ऐसा पता लगता है कि स्रोतों के अनुसार कि इसकी राज्यसभा या मंत्रिपरिषद बहुत बड़ी थी, उसमें 500 मंत्री थे इसके राज्यसभा में। तो इस प्रकार एक बहुत विशाल इसका जो मंत्रिपरिषद था उसके माध्यम से मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रबंध या प्रशासनिक व्यवस्था की देख रेख करता था। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे चल करके बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी में हो गई, यानी बिंदुसार 273 ईस्वी तक शासन किया, यानी लगभग 25 वर्ष तक इसने शासन किया। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र जो अशोक योग्य था, सुयोग्य था, इसके सभी पुत्रों में वह गद्दी पर बैठा और इतिहास में सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह था बिंदुसार के बारे में। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं मौर्य साम्राज्य के तीसरे सबसे पावरफुल या सबसे शक्तिशाली राजा सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक भारत का सबसे शक्तिशाली और चक्रवर्ती राजा था और मौर्य साम्राज्य का भी सबसे शक्तिशाली राजा था। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और मौर्य साम्राज्य के या मौर्य काल के राजाओं में सबसे बड़ा साम्राज्य इसी का था, क्योंकि कलिंग को जीत लिया और कलिंग जो राज्य था दक्षिण पूर्व में उड़ीसा के क्षेत्रों में, वहां का राजा नंद राज वह भी शक्तिशाली था। लेकिन बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य यानी अशोक के जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके समय में भी कलिंग को मौर्य साम्राज्य में नहीं मिलाया जा सका था। ओके, यानी कलिंग राज्य को विजित वो लोग नहीं कर पाए थे। यह कार्य पूरा अशोक ने किया। आइए तब हम लोग प्रारंभ करते हैं। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व था। ओके, यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व इनका शासनकाल था सम्राट अशोक का। मौर्य शासकों में सबसे महान था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पश्चात यह राजा बना गद्दी पर, तो यह बिंदुसार का पुत्र था। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी अथवा रानी धर्मा के नाम से प्रचलित थी। ओके, अशोक की माता रानी धर्मा अथवा सुभद्रांगनी के नाम से जानी जाती थी। अब अशोक का बचपन में ही, बाल्यकाल अवस्था में ही शिक्षा के साथ साथ सैन्य शिक्षा भी प्रोवाइड कराई, यानी सैनिक शिक्षा भी उसे दिया गया। ऐसा माना जाता है कि अशोक जब 10 से 12 वर्ष की अवस्था में थे,
यानी 10 से 12 वर्ष की उम्र में ही सैन्य शिक्षा में प्रवीण हो गया था। सैन्य शिक्षा में प्रवीण होने से तात्पर्य है अस्त्र शस्त्र, हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी इत्यादि में सब में वह निपुण हो गया था। ओके, तो बचपन से ही इसके अंदर राजनयन के गुण दिखाई पड़ते थे और इस बालक को, वीर बालक को के अंदर एक अलग एनलाइटमेंट देखने को मिलता था। ओके, तो आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद जब 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार, इसके पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई तब यह गद्दी पर बैठा, यानी यह शासक बना। लेकिन इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी निपुण और कुशल योग्यता के कारण अपने पिता बिंदुसार के समय में इससे पहले अवंती का गवर्नर बनाया गया। अवंती प्रांत उस समय बहुत ही संवेदनशील प्रांत माना जाता था और पश्चिम दक्षिण में यानी वर्तमान महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के बीच में यानी जो मध्य प्रदेश जो पड़ता है, मध्य प्रदेश का उज्जैनी जो बेल्ट था और महाराष्ट्र का ऊपरी क्षेत्र, यह अवंती प्रांत के अंतर्गत आता था। तो अवंती प्रांत का इसे गवर्नर बनाया गया था। ओके, फिर आगे चल करके तक्षशिला का भी इसे गवर्नर बनाया गया कुछ समय तक। तो तक्षशिला में विद्रोह हो गया तो यह अशोक को ही शासक बिंदुसार के द्वारा भेजा गया और उस विद्रोह को अशोक के द्वारा दबाया गया, तक्षशिला का विद्रोह। इस प्रकार अवंती और तक्षशिला का वह गवर्नर भी नियुक्त किया गया था अपने पिता शासक बिंदुसार के समय में। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई और 200 ईसा पूर्व में यह अशोक शासक बना, यानी मौर्य साम्राज्य का शासक बना। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न यह भी सामने आता है कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, 269 ईसा पूर्व में हुआ। ओके, 269 ईसा पूर्व में यानी बीसी में हुआ। ऐसी क्या बात है कि यह 4 वर्ष तक अपना राज्याभिषेक नहीं कराए अशोक। ओके, यह इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक शासक तो 273 ईसा पूर्व में बना, परंतु इसने अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में कराया। तो इस बीच में क्या हुआ, ऐसा पता चलता है कि अशोक 4 वर्षों तक गृह युद्ध में फंसा था। ओके, सिंगली अनुश्रुतियों और अन्य जो सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग यह पता लगता है कि अशोक 4 वर्ष तक उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, वार ऑफ सक्सेसर, उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, वार ऑफ सक्सेसर में व्यस्त था, बिजी था, यानी जिसे गृह युद्ध कहते हैं। तो गृह युद्ध में वह व्यस्त था, जिसे उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। उत्तराधिकार का युद्ध उसने लड़ा और यह पता लगता है कि इसने अपने 99 ब्रदर यानी 99 भाइयों की हत्या की। ओके, अगर यह बात गलत भी होगी तब भी अगर 4 वर्ष तक उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा तब भी अपने 10-15 राजा हैं तो 10-15-20 भाइयों की हत्या जरूर किया होगा, क्योंकि इतिहास में यह चीज देखने को मिलता है कि जब एक राजा के बाद दूसरा राजा गद्दी पर बैठता है तो गद्दी के लिए संघर्ष होता ही है। अगर कई भाई हैं, कई उत्तराधिकारी हैं तो उसमें संघर्ष होना लाजिम है। इसलिए अशोक के भी समय में ये 4 वर्ष तक अपना राज्याभिषेक नहीं कराया। तो अनुश्रुतियों के अनुसार जो इसने 99 भाइयों की हत्या किया तो जरूर उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा होगा, वार ऑफ सक्सेसर में यह जरूर व्यस्त रहा होगा, इसलिए 4 वर्ष के पश्चात अपना राज्याभिषेक कराया। तो यह इंपॉर्टेंट है, यानी अशोक जो है उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा और अपने 99 भाइयों की हत्या किया, इसके बाद वह अपना राज्याभिषेक कराया। तो यह इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अशोक राजा 273 ईसा पूर्व में बना, लेकिन अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में कराया, 269 ईसा पूर्व में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अशोक के की प्रथम जो पत्नी थी देवी नाम मिलता है, यह अशोक की प्रथम पत्नी देवी थी और उनसे जो पुत्र महेंद्र और संघमित्रा उत्पन्न हुए थे। ओके, इसके बाद अगली पत्नी का नाम जो मिलता है तिस्य रक्षिता मिलता है। इसके बाद अभिलेखों में, इंस्क्रिप्शन में, जिसे प्रयाग लघु स्तंभ लेख कहते हैं, यह करुवाकी का लेख है, यानी अशोक के एक स्त्री यानी पत्नी का नाम
कारुवाकी भी था, और अभिलेखों में इसी कारुवाकी का नाम मिलता है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक की पत्नी कारुवाकी का नाम, अभिलेखों में अशोक की किस पत्नी का नाम मिलता है, तो कारुवाकी का नाम मिलता है। और इस अभिलेख पर अशोक के पुत्र तीवर का भी नाम अंकित है। तो पत्नी कारुवाकी और पुत्र तीवर का भी नाम अंकित है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अशोक के जो पुत्रों में महेंद्र, संघमित्रा, तीवर का नाम मिलता है, और अभिलेख पर यानी प्रयाग लघु स्तंभ लेख पर पत्नी कारुवाकी का नाम मिलता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अशोक जब गद्दी पर बैठा तो अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया और अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने पर ध्यान दिया। और इस तरह की जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक अपने जीवन काल में मात्र एक युद्ध लड़ा, और वह युद्ध कलिंग का लड़ा। ओके, तो जो कलिंग का युद्ध था, कलिंग का युद्ध उत्तर पूर्व के क्षेत्रों पर, उड़ीसा के क्षेत्रों पर एक कलिंग का युद्ध हुआ था। तो इस कलिंग का युद्ध लड़ा और 261 ईसा पूर्व में मात्र एक युद्ध लड़ा, और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में शासन काल के 8वें वर्ष, ओके, यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। और यहाँ का जो राजा था, राजा नंदराज था। कलिंग का जो राजा नंदराज था बहुत ही पावरफुल था, वह भी बहुत ही शक्तिशाली राजा था। लेकिन यह इतिहास में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, और फिर इतने ही लोग निर्वासित कर दिए गए उन क्षेत्रों से, यानी कलिंग के क्षेत्रों से। तो 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए, तो 1 लाख लोग मारे गए। तो इसका मतलब यह है कि इस युद्ध में बहुत भीषण रक्तपात हुआ। ओके, इस युद्ध में अधिक मात्रा में नरसंहार अथवा रक्तपात हुआ, और यह युद्ध अशोक वीरता पूर्वक तो विजित कर लिया, यानी जीत लिए। ओके, लेकिन इस युद्ध में जो रक्तपात हुआ, इस युद्ध के पश्चात अशोक का जो हृदय है, ऐसा माना जाता है कि अशोक का हृदय जो है कि परिवर्तित हो गया। तो इस कलिंग युद्ध में जो इतना बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ, इसको देख करके अशोक का जो हृदय था वह परिवर्तित हो गया। उसे बड़ा ऐसा लगता है कि अशोक को बहुत ही आत्मग्लानि हुई इस युद्ध में, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में लोग मारे गए, बंदी बनाए गए और उन्हें निर्वासित किया गया उन क्षेत्रों से। इस प्रकार राजा नंद मारे गए और कलिंग पर अशोक का अधिकार हो गया, और इसे पूर्ण रूप से मौर्य साम्राज्य में मिला दिया गया। इस प्रकार अशोक के साम्राज्य में कलिंग को पहली बार मिलाया गया, और अशोक ने इसे जीता। इस कलिंग को बिंदुसार और उसके पूर्व के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विजित नहीं किया गया था। इस प्रकार अशोक ने कलिंग को जीता और मौर्य साम्राज्य में मिला दिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य अशोक के समय में सबसे बड़ा साम्राज्य हो गया। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हम लोग। तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया इस कलिंग युद्ध के पश्चात, और वह भविष्य में युद्ध न करने का वह निर्णय लिया। ओके, तो भविष्य में अशोक फिर युद्ध करने का जो निर्णय था उसने परित्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया, कि यह निर्णय लिया कि अब भविष्य में हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि युद्ध में इतने बड़े पैमाने पर रक्तपात हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी अवसर पर अशोक क्या किए, कलिंग युद्ध के पश्चात भेरी घोष से तात्पर्य है युद्ध लड़ना। युद्ध लड़ने को भेरी घोष करते हैं कि अशोक का कलिंग युद्ध तक जो उसका डॉक्ट्रिन था, उसका सिद्धांत था भेरी घोष, विजय घोष की थी। लेकिन अब कलिंग युद्ध के पश्चात जब उसका हृदय परिवर्तित हो गया और युद्ध न करने का निर्णय लिया, तो उसने धम्म घोष की नीति की घोषणा की। धम्म घोष की नीति से तात्पर्य है अब जो है
भाईचारे की भावना और धम्म इत्यादि का प्रचार प्रसार, जनता के कल्याण को करना या कल्याणकारी कार्यों को करना, अब इस नीति पर वह आ गया। ओके, तो धम्म घोष का वह निर्णय लिया, अशोक भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का निर्णय लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए है, कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख पर मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख पर यह इस कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा और इसमें बड़े पैमाने पर रक्तपात और हिंसा अथवा नरसंहार हुआ। ओके, ये अगला पॉइंट चलते हैं। अशोक यह पहला भारतीय शासक था जिसने इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेखों के द्वारा सीधे अपने संदेश अपनी प्रजा तक पहुंचाता था। ओके, तो अशोक भारतीय शासकों में यह पहला राजा था जिसने अभिलेखों द्वारा सीधे जनता के पास अपना संदेश या मैसेज पहुंचवाता था इसके माध्यमों से, क्योंकि अपने पूरे साम्राज्य में उसने अभिलेख लगवाए और जो शासनादेश होते थे, अधिकारियों का नाम होता था और कल्याणकारी कार्य होता था, उस पर खुदवाता था और उससे जनता को अवगत करवाता था। तो यह शासक भारतीय इतिहास का पहला राजा सम्राट अशोक ही था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक के अभिलेखों को, अब अशोक का ही अभिलेख है, इस बात की जानकारी कैसे मिलती है कि जो सबसे अधिक जो मौर्य शासक अशोक था, सबसे अधिक अभिलेख इसने ही खुदवाए, इंस्क्रिप्शन। और वर्तमान में देखा जाए तो 19वीं शताब्दी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम विद्वान या व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप थे। ओके, तो जेम्स प्रिंसेप अंग्रेज थे, इन्होंने ही अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई। और कब? 1837 में, 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में जेम्स प्रिंसेप जो अंग्रेज थे, उन्होंने ही अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ने में सफलता पाया। ओके, तो इस प्रकार भारतीय शासक या सम्राट अशोक ही वह पहला राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपने संदेश को पहुंचवाता था। ओके, सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात अब वह भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय लिया और जो उसका हृदय था वह परिवर्तित हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी मात्रा में या बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था और रक्तपात हुआ था, जिसके द्वारा अब वह धम्म घोष की नीति को एडाप्ट कर लिया भेरी घोष के स्थान पर, और उसका झुकाव बौद्ध धर्म की हो गया और वह बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को अपना लिया तो बौद्ध धर्म का सम्राट अशोक प्रचार प्रसार भी किया। ओके, और देख लेते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको किन क्षेत्रों में भेजा, यानी किन व्यक्तियों को कहां भेजा। तो श्रीलंका के क्षेत्रों में महेंद्र और संघमित्रा को भेजा, यानी अपने पुत्र और पुत्री को भेजा। कश्मीर के क्षेत्रों में मध्यंती को भेजा, हिमालय के क्षेत्रों में मध्यम को भेजा, बनवासी के क्षेत्रों में रक्षित को भेजा, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में महाधर्म रक्षित को भेजा, महिष मंडल क्षेत्र यानी मैसूर यानी जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में पड़ता है, इन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए महादेव को भेजा, अपरांतर के क्षेत्रों में धर्म रक्षित को भेजा, सुवर्ण भूमि क्षेत्रों में सोन और उत्तरा को भेजा अपने पुत्र और पुत्री, यवन देश में महारक्षित को भेजा। ओके, तो यवन देश में महारक्षित को भेजा। इस प्रकार यह बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भिन्न भिन्न डिफरेंट एरिया यानी क्षेत्रों में भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। अर्थात अशोक अब मध्यम प्रतिपदा के मार्ग को अपना लिया। बौद्ध धर्म में जो मध्यम प्रतिपदा का मार्ग होता था, इसलिए कि अगर जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगा तो तलवार भी उठा लेंगे, और जरूरत नहीं पड़ेगी तो लोगों के साथ स्नेह, भाईचारे की भावना को रखेंगे। ओके, जनता का कल्याण करेंगे, कल्याणकारी कार्य करेंगे। तो प्रजा के कल्याण की तरफ उसका झुकाव हुआ और बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म के अंतर्गत मध्यम प्रतिपदा का मार्ग होता है कि न अधिक कठोर और न अधिक सरल होना, बीच के मार्ग को अपनाना। इसलिए अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाना अच्छा समझा अपने साम्राज्य के लिए, क्योंकि एक राजा था। अगर जैन धर्म को अपना लेता
तो हिंसा, जैन धर्म में हिंसा पर, जीव हिंसा पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में वह तलवार नहीं उठाता, तो धीरे धीरे उसके क्षेत्रों को, उसके साम्राज्य को, जो उसके सीमावर्ती राजा थे या वाह राजा थे, वह आक्रमण करके उसके क्षेत्रों को विजित कर लेते। इसीलिए अशोक ने बौद्ध धर्म को एडॉप्ट किया, यानी मध्यम प्रतिपदा मार्ग को अपनाया। आगे बढ़ते हम लोग। बौद्ध अशोक के समय में, अशोक ने बौद्ध धर्म, अशोक के समय में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति यानी थर्ड काउंसिल का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। तो बौद्ध धर्म के तृतीय संगीति का आयोजन स्थल पाटलिपुत्र में, यानी आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस्क ने किया। ओके, जिसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस्क ने किया। और इस संगीत में जो अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, कंपाइल किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत दिए गए हैं, प्रिंसिपल है। ओके, और फिर अशोक ने महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो नियम सिद्धांत बताए गए थे, उन्हीं का अक्षरशः पालन किया। उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। ओके, और अशोक ने यह शासनादेश भी जारी किया था कि जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म के नियमों को में परिवर्तन करेगा, ओके, या किसी प्रकार की हानि पहुंचाएगा, तो उसे श्वेत वस्त्र धारण कराया जाएगा और उसे अपवित्र स्थान पर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार का शासनादेश सम्राट अशोक के द्वारा जारी भी किया गया था। इससे तात्पर्य, इससे यह पता लगता है कि सम्राट अशोक महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बनाए गए नियम, दिए गए सिद्धांत यानी प्रिंसिपल को ही अक्षरशः मानने के पक्ष में था या उसी का पक्षधर था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया और यह पूरे साम्राज्य में ये लोग जाते थे और जनता के कल्याण से संबंधित कार्य करते थे। तो धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति। इसके बाद अशोक जीव हत्या को निषिद्ध किया, यानी जीव हत्या को निषिद्ध किया, यानी अब हिंसा नहीं होगी, हिंसा पर रोक लगाने का प्रयास किया, यानी जीव हिंसा पर रोक लगाने का प्रयास किया। राजधानी में भी इस पर रोक लगाया। ओके, इसके बाद धम्म जो नीति जारी किया था या धम्म घोष की नीति उसकी थी, इस धम्म घोष की नीति या उसके धर्म जो कहते हैं, अशोक के धम्म घोष की नीति के द्वारा उसने ब्राह्मणों, गुरुओं, श्रमणों, वृद्धों, माता पिता और मित्रों का सम्मान करने की बात कहा। ओके, अब देखिए अशोक के जो धम्म घोष की नीति थी, उसमें कहीं न कहीं आचरण की पवित्रता देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों, गुरुओं, श्रमणों, वृद्धों, माता पिता, मित्रों का सम्मान करिए, यानी यह एक आचरण के पवित्रता के अंतर्गत आता है, या आचरण के नियम कह लीजिए कि आता है। तो आचरण की संहिता के अंतर्गत आता है कि अपने बड़ों का सम्मान करिए, मित्रों का भी सम्मान करिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। तो अशोक के धम्म में यह पॉलिसी या नीति दिखाई पड़ती है और इस बात का उल्लेख उसके दूसरे और 7वें स्तंभ लेख पर मिलता है। ओके, या इंस्क्रिप्शन अभिलेख पर मिलता है इस बात का, क्योंकि अशोक दूसरे अपने अभिलेख में इस बात को कहता है कीचु धम्मे धम्म क्या है, और फिर उसका उत्तर जो है 7वें अभिलेख पर देता है। ओके, 7वें स्तंभ लेख पर देता है कि धम्म का डिफिनीशन बताता है, धम्म की परिभाषा बताता है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि अशोक ऐसा शासक था, ऐसा सम्राट था कि वो अपने जो समकालीन उसके जो राजा थे, वैदेशिक राजा थे या सीमावर्ती क्षेत्रों के राजा थे, उनके साथ यह मधुर संबंध बनाए रखा, मधुर संबंध स्थापित रखा। तो उसके समकालीन जो विदेशी राजा थे जिनके साथ यह मधुर संबंध बनाए रखा हुआ, कौन कौन राजा थे? तो सीरिया देश है, सीरिया का राजा एंटियोक था, मिस्र का राजा तुर्मै था, मेसिडोनिया का राजा अंतिकीनी था, मग का राजा एपीरस था, सीरीन का राजा अलेक्सुंदर था। यानी यह 5 1 2 3 4 5 सम्राट अशोक के समकालीन ये 5 राजा थे। सीरिया, मेसिडोनिया, सीरिया, अंतियोक, मिस्र, तुर्मै, मेसिडोनिया, अंतिकीनी, मग, एपीरस, सीरीन, अलेक्सुंदर। तो यह इतने राजा थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म एडॉप्ट किया था, तो ऐसा पता लगता है
कि सिंहली अनुसूतियों के अनुसार और अन्य सोर्सेस के अनुसार कि अशोक जो है बौद्ध धर्म को एडॉप्ट किया तो किससे किया? उपगुप्त अथवा निग्रोथ नामक जो भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु था, उसी से सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक उपगुप्त अथवा निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु से ग्रहण किया। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अशोक का जो नाम शिलालेखों में क्या क्या मिला है, कहां पर उसकी उपाधि मिलती है, कहां पर उसका नाम मिलता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं। शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक का नाम उसके अभिलेखों अथवा अन्य ग्रंथों में क्या मिलता है उसको देख लिया जाए, क्योंकि सबसे अधिक नाम उसके अभिलेखों में और उसकी उपाधियां देवा नाम भी मिलती है। तो उनको हम लोग देख लेते हैं कि यह किन किन उसके इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख पर मिला है। ओके, राजा अशोक, तो अशोक का नाम और उसकी टाइटल यानी उपाधियां। राजा अशोक का जो नाम मिलता है अशोक के नेट्टूर शिलालेख पर और उदगोलन लघु शिलालेख पर, यानी नेट्टूर और उदगोलन जो लघु शिलालेख है वह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है, पड़ता है। ओके, उस पर राजा अशोक नाम उत्कीर्ण है या खुदा हुआ है। इसके बाद पियदसी राजा बरार गुहा लेख पर खुदा है और पियदसी राजा मगध जो है भाब्रू बैराट लघु शिलालेख पर यह अंकित है, मिलता है। भाब्रू बैराट लघु शिलालेख पर पियदसी राजा मगध शब्द अंकित है। अगला जो नाम उसका मिलता है अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख पर, जूनागढ़ अभिलेख पर अशोक का जो नाम है अशोक मौर्य अंकित है। ओके, इसके बाद वल्ली अशोक शब्द जो अंकित है, नाम अंकित है, वह मास्की लघु शिलालेख पर है। ओके, इसके बाद देवा नाम प्रियदसी जो अंकित है गुर्जरा लघु शिलालेख पर, तो गुर्जरा लघु शिलालेख पर देवा नाम प्रियदसी, और देवा नाम प्रियदसी यह उसकी टाइटल उपाधि थी। प्रियदसी राजा भी उसकी उपाधि थी, टाइटल थी, अशोक उसका नाम था। इसके बाद देवा नाम प्रियदसी अशोक राजा जो अंकित है गुर्जरा लघु शिलालेख पर। ओके, इसके बाद अशोक वर्धन भी नाम मिलता है, तो पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। ओके, इसका मतलब यह है कि अशोक के अभिलेखों में राजा अशोक, प्रियदसी राजा मगध, अशोक मौर्य, अशोक, देवा नाम प्रियदसी, अशोक राजा, यह उसके शिलालेखों में मिलता है। शिलालेख से मतलब है कि इंस्क्रिप्शन अभिलेख से। ओके, क्योंकि शिलालेख भी उसके डिवाइड थे, विभाजित थे, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। ओके, इसके बाद लघु शिलालेख के बाद स्तंभ लेख थे, तो बृहद थे, लघु स्तंभ लेख थे। इसके बाद गुहालेख, गुहालेख यानी केव, जो पहाड़ियों को काटकर गुफा बनाई जाती थी, आजीवक संप्रदाय या किसी धर्म इत्यादि के लोगों को वह दान दे दिया जाता था जिसमें वह निवास करते थे। ओके, तो इस प्रकार अशोक के समय में जो इंस्क्रिप्शन अभिलेख थे बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और गुहालेख। तो इंस्क्रिप्शन जो टाइप थे, प्रकार थे, वो 5 प्रकार के थे। ओके, तो अभी इंस्क्रिप्शन पर यानी अभिलेखों पर उसका नाम मिला। ठीक, राजा अशोक, प्रियदसी राजा मगध, अशोक मौर्य, अशोक, देवा नाम प्रियदसी, अशोक राजा, और पुराण में नाम जो मिलता है अशोक वर्धन मिलता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे अभिलेखों में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भारतीय राजा या पहला भारतीय राजा था जो इंस्क्रिप्शन अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपने संदेश पहुंचाता था और जनता को जो अधिकारी नियुक्त करता था, रज्जु और धम्म महामात्र इत्यादि को भी अभिलेखों के माध्यम से जनता को बताता था कि यह आपकी रक्षा के लिए है, ये इनका ये कार्य है, ये आपके कल्याणकारी कार्यों की देखरेख करेंगे। और अशोक जो है बगीचों का निर्माण करवाया, अस्पतालों का निर्माण कराया, जीव हिंसा पर रोक लगाया, तो ये अशोक के कल्याणकारी कार्य थे। इस प्रकार अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात, कलिंग युद्ध के पश्चात वह पूरी तरह से कल्याणकारी और मानवतावादी रास्ते पर चला। ओके, तो जिससे कैसे पता लगता है कि अशोक मानवतावादी और कल्याणकारी रास्ते पर चला, तो उसके अभिलेख में जैसे प्रथम पृथक जो शिलालेख है उस पर अंकित है कि सभी प्रजा मेरी संतान है।
इस प्रकार भारतीय राजाओं में सम्राट अशोक ही या पहला राजा है जो अपनी प्रजा को अपनी संतान कहता है सभी प्रजा मेरी संतान है। अभी तक भारतीय इतिहास में कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जो अपनी प्रजा को संतान कह के पुकारा हो या संतान के रूप में एक्सेप्ट किया हो, स्वीकार किया। इसलिए यह अशोक की जो महानता है और बढ़ जाती है और यह हमेशा अपने प्रजा के कल्याण के लिए 24 घंटे तत्पर रहता था। अगला जो स्टेटमेंट है, सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। यह 7वें शिलालेख पर अंकित है। अशोक ने 7वें शिलालेख पर यह अंकित करवाया कि सभी पंथों यानी संप्रदाय सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। मन के पवित्रता की बात अशोक ने कहा इस 7वें शिलालेख के माध्यम से कि सभी संप्रदाय के लोग मिलकर रहें और भाईचारे की भावना के साथ रहें और मन की पवित्रता पर विशेष बल दें। और आज भी मन की पवित्रता पर सभी धर्मों का सार है, जिस्ट यही है कि मन की पवित्रता पहले उनके डॉक्ट्रिन सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति के मन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता मानी गई है। यानी शुद्ध मन या पवित्र मन रहेगा तभी अच्छे विचार आएंगे, गुड थॉट उसमें ओरिजिन होंगे या आएंगे। तो अशोक 7वें अभिलेख में इस बात को संदेश जनता तक पहुंचाता है कि सभी पंथों के लोग आत्मनियंत्रित और मन की पवित्रता होनी चाहिए, यानी मिलजुल करके रहे और फिर मन की पवित्रता के साथ रहे। इसके बाद अशोक के समय में दक्षिण भारत के कुछ राज्य थे, जैसे पांड्य राज, चेर, चोल, पांड्य और सारिपुत्र। तो चोल राज तो कलिंग के नीचे था, पूर्वी क्षेत्र पर था। इसके बाद दक्षिण पूर्व क्षेत्रों पर पांड्य राज्य था। ओके, तो चोल हो गया, पांड्य हो गया और पश्चिम क्षेत्र पर चेर राज्य हो गया और सारिपुत्र हो गया। तो 2 पश्चिम राज्य पर थे सारिपुत्र और 2 पूर्वी क्षेत्र पर थे चोल और पांड्य। इस प्रकार दक्षिण भारत के जो अशोक के समय में इनके बारे में जो जानकारी मिलती है तो दूसरे और 13वें शिलालेख पर, ओके, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख पर दक्षिण भारत के उसके समकालीन राजा चेर, चोल, पांड्य और सारिपुत्र का उल्लेख मिलता है। इन 4 राज्यों को दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण भारत के इन 4 राज्यों को अशोक अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब मगध पर मौर्य शासक अशोक था तो दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य और सारिपुत्र ये राजवंश शासन कर रहा था या रूलर थे, इस वंश के लोग शासन कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में जानकारी दूसरे और 13वें शिलालेख पर मिलता है। इन राजाओं के इन राज्यों का नाम दूसरे और 13वें शिलालेख पर मिलता है। ओके, इसके बाद अशोक लगभग 41 वर्ष तक शासन किया और इतने बड़े यानी भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर वह शासन किया और उस राजा की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। ओके, 232 ईसा पूर्व में लगभग 41 वर्ष शासन किया और उसकी इस महान राजा की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद अशोक की मृत्यु के पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी हुआ राजा दशरथ हुआ, लेकिन यह वीर था, कमजोर था। इसके समय में जो मौर्य साम्राज्य था उसकी सीमाएं सीमित होने लगी और फिर दशरथ के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए वह मौर्य साम्राज्य को वह ऊंचाई नहीं पहुंचा पाए जो सम्राट अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। ओके, इस प्रकार धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का डाउनफॉल शुरू हो गया, यानी कमजोर होता चला गया। और इस वंश का जो अंतिम शासक था राजा बृहद्रथ था और इसके कमजोरी का लाभ उठा करके जो पुष्यमित्र शुंग था, इसका अमात्य और सेनापति, उसने बृहद्रथ की हत्या 184 ईसा पूर्व में कर दी और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य मगध से या भारतीय भूक्षेत्र से समाप्त हो गया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना हो गई। तो यह था मौर्य साम्राज्य। हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और राजाओं के बारे में हम लोगों ने देखा। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में।